हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एच सी वर्मा चैप्टर 8 वर्क पावर एनर्जी में ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और मैंने देखा है अक्सर कि स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंसिडर टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एट स्पीड v along a straight line. They observe a block of mass m moving a distance l on a rough surface. The following quantities will be same as observed by the two observers. Kinetic energy of the block at time t, work done by the friction, total work done on the block and acceleration of the block. तो मेरी हर बार की तरह यही रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लें और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप इसको ट्राई कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में दो ऑब्जर्वर्स हैं जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ये हमको दिया हुआ है। ये दोनों ऑब्जर्वर्स एक मास m के ब्लॉक को मूव करता हुआ देखते हैं एक रफ सरफेस पर डिस्टेंस l से, रफ सरफेस पर। तो हमको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शंस, इन चार ऑप्शंस के अंदर कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई पड़ेंगी, ये हमको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी डीपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि एक तो केस ये हो सकता है कि दोनों जो ऑब्जर्वर्स हों इनका कोई एक्सेलरेशन हो ही ना और दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। एक तो ये केस हो सकता है, और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर इन दोनों के पास में एक्सेलरेशन है भी तो दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए ताकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, क्योंकि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह सकता। इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन को हमें दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए जीरो करना पड़ेगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन को हमें अगर जीरो करना है तो हमें दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए एक्सेलरेशन को बराबर मानना पड़ेगा, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। तो यही काम हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर्स के बारे में वेरिएबल्स को एज्यूम करते वक्त किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला है कंसिडर द फॉलोइंग केस ऑफ ऑब्जर्वर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर O1 के लिए हमने मान ली कि लेट्स से उसकी टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो v1 है और उसका एक्सेलरेशन a है। ऑब्जर्वर O2 के लिए हमने मान लिया कि लेट्स से उसकी टाइम t पर वेलोसिटी v2 है और उसका एक्सेलरेशन भी a है। दोनों के एक्सेलरेशन को हमने बराबर क्यों माना? क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को बराबर माना, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन को हमें जीरो रखना है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जर्वर का डेटा हो गया। अब ब्लॉक का डेटा देख लेते हैं। ब्लॉक के बारे में हमको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है मास m का जो कि l डिस्टेंस चल करके आगे जाता है और उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेट से म्यू mg लग रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v3, फाइनल वेलोसिटी है v4। ये जितना भी डेटा हमने इस पेज पर माना है ऑब्जर्वर्स के बारे में और ब्लॉक के बारे में, ये सब कुछ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो ये डेटा हम एज्यूम करके चल रहे हैं जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमको क्या चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जो होगी टाइम टी पर वो दोनों ऑब्जर्वर को सेम दिखाई देगी या अलग दिखाई देगी। अब देखिए, सबसे पहली बात इसके अंदर आती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो खुद ही रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और v जो होता है वेलोसिटी वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होगी। और क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जर्वर्स को ब्लॉक की वेलोसिटीज अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। तो यानी कि दोनों ऑब्जर्वर्स को जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी टाइम टी पर वो अलग अलग दिखाई पड़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जर्वर को सेम नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम सो इट विल नॉट बी द सेम। ये तो हमने इंट्यूटिवली वैसे ही आंसर कर दिया। इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1 कितनी होगी? हाफ एम वी माइनस v1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे v माइनस v1 जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, क्योंकि v1 जो है वो ऑब्जर्वर 1 की वेलोसिटी है। ठीक है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O2 ये हो जाएगी। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v1 और v2 अगर बराबर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 बराबर नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये इक्वल नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमको चेक क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमको चेक करना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो दोनों ब्लॉक्स के जो ब्लॉक के ऊपर वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई देगा या अलग दिखाई देगा, ये हमको चेक करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है,
तो अब देखो, इसको हम इंट्यूटिवली एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। हमको पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है नहीं दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए ब्लॉक की, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जो ब्लॉक की आएगी दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए वो सेम नहीं आएगी। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर सेम नहीं आएगी ब्लॉक की दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी सेम नहीं आएगा दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए। तो प्रूव हो गया, इंट्यूटिव सॉल्यूशन। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे, इंट्यूटिव प्रूफ को हम पहले समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, सिंस काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t with respect to observers are not equal, so change in kinetic energy will also not be equal, and hence the work done by friction on the block with respect to observers will not be equal। ये हमारे पास में आंसर आ गया, थियोरेटिकल आंसर। अब इसको हम मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 कितनी आएगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, कुछ इस तरीके की आएगी। यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसीलिए मैंने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फाइनली और इनिशियली ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सेम लिया है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को चेंज भी कर देते हैं तो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए ब्लॉक की वो सेम नहीं आएगी। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं सिमिलर कैलकुलेशन से। इसी तरीके से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 हम देखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में दो जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आए हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि V1 और V2 इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस V1 इज नॉट इक्वल टू V2, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगा तो वर्क डन इक्वल नहीं होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑप्शन बी है वो भी गलत है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में हमको बताना है कि टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई देगा या अलग दिखाई देगा। तो देखो, हमको पता है टोटल वर्क डन क्या होगा ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स with respect to an observer, work done by normal force with respect to an observer, and work done by gravitational force with respect to an observer। ये होगा। हमको पता है वर्क डन बाय नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो आ जाएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक बराबर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क जो है वो बराबर नहीं है और टोटल वर्क जो है वो फ्रिक्शन के वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जो टोटल वर्क होगा ब्लॉक के ऊपर जो ऑब्जर्व किया जाएगा दोनों ऑब्जर्वर्स के द्वारा वो भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको शो कर रखा है, किस तरीके से नॉर्मल और एमजी लग रहा है ब्लॉक के ऊपर और किस तरह से फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए हमने इन तीनों फोर्सेस का वर्क लिया है। फिर नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं। यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो दोनों ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई देगा या अलग दिखाई देगा। तो देखो, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स से ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है किसी भी पॉइंट पर वो है लेट्स से AP, ये है ब्लॉक का एक्सेलरेशन एट अ टाइम t। ठीक है, O1 का जो एक्सेलरेशन होगा और O2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो बराबर होंगे, ये बात हमको पता है, O1 और O2 के एक्सेलरेशन बराबर होंगे। अब O1 का एक्सेलरेशन और O2 का एक्सेलरेशन अगर बराबर है तो जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू O1 और जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू O2, ये दोनों भी बराबर आएंगे, यानी कि acceleration of particle with respect to O1 and acceleration of particle with respect to O2 ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगी ये दोनों के लिए बराबर आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि O1 और O2 के एक्सेलरेशन बराबर थे। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अब हम यानी कि कंक्लूड कर सकते हैं इस पूरे एनालिसिस के बाद में कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट और ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे और नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।